हेलो एवरीवन, दिस इज राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं प्रेसी विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके पहले भी इस चैप्टर के बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पढ़ चुके होंगे 9th में 10th में। एक एटम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता होगा कि जो आपका एटम्स है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ उसके सेल्स होते हैं, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन अब 11th वाले चैप्टर में यहाँ पर आपको क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को और अच्छी तरीके से और डीपली हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो करते क्या है कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में ब्रेक करके तब पढ़ेंगे। जो आप पहले पढ़ चुके हो उसका नाम रखेंगे ओल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, और जो इन्फॉर्मेशन आप पहले से नहीं जानते थे, एक नया इन्फॉर्मेशन आप जानोगे इस चैप्टर के अंदर में, जो कि हम लोग चैप्टर के लास्ट में सीखेंगे, उसको हम लोग मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर से रखेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बात करें तो इससे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक एटम को डिफाइन करने का हमेशा कोशिश किया कि जो आपका मैटर होगा। सबसे पहला जो थ्योरी आया था वो डाल्टन ने दिया था, डाल्टन थ्योरी के नाम से। उन्होंने बहुत सारे पोस्टुलेट दिए थे कि जो आपका एटम है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो आपका एक मैटर है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको आप एटम बोलते हैं। इसके बाद और भी कई सारे थ्योरीज आए। तो होता क्या था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में जैसे जैसे डिस्कवरी चलता गया, तो जो साइंटिस्ट ऑब्जर्व किए, जो उन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो उनका ऑब्जर्वेशन था वही सबके सामने उन्होंने प्रेजेंट किया। और बाद में जब उससे एक एडवांस एक और थ्योरी आ गया, तो जो पुराना वाला थ्योरी था उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ गया। तो यही करते करते इसमें नंबर ऑफ थ्योरीज बहुत ज़्यादा है, इस चैप्टर के अंदर में नंबर ऑफ थ्योरीज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे से जिस डिकेड में जिस इरा में जो भी साइंटिस्ट आए उन्होंने अपना डिस्कवरी किया, और उसके अकॉर्डिंग उसमें ड्रॉबैक्स भी आते गए। उसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए कुछ नई थ्योरीज आती है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहला थ्योरी पढ़ते हैं 18th सेंचुरी में। वो डाल्टन ने सबसे पहला थ्योरी दिया था, जिसके जो जरूरी पॉइंट्स हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन थ्योरी इन्होंने कई सारे पॉइंट बोले, इसमें से मैं 2 जो सबसे जरूरी पॉइंट है उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या पॉइंट था कि ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ many tiny particles known as atoms। जितने भी आपके मैटर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, जिनको हम लोग के नाम देते हैं एटम्स। ठीक है, आगे क्या बोले कि एटम्स कैन बी टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। जो आपके एटम्स होंगे वो वहां पर टेक पार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करेंगे। ठीक है, आगे क्या बोले कि जो भी आपका सबसे जरूरी पॉइंट इन्होंने बोला था डाल्टन में, कि जो भी आपका एटम होगा उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। यानी कि जो आपका एटम होगा उसको छोटे छोटे और पार्टिकल में आप डिवाइड या तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, एटम्स can't be further divided into small particles। जो आपके एटम्स होंगे वो स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है, लेकिन यही जो इनका मानना था डाल्टन का, यही मानना बाद में जब और एटम के अंदर में बहुत सारे पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ, जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तब जाके डाल्टन का जो ये वाला पॉइंट है, थर्ड वाला ये पॉइंट क्या हो गया, वहां पर गलत साबित हो गया। ठीक है, हुआ क्या कि इसके बाद जो आपका एटम था बाद में इस पर डिस्कवरी चला, तो एटम को भी फर्दर हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। जो पार्टिकल्स बन गया है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फंडामेंटल सब एटॉमिक
पार्टिकल्स, जिसमें क्या थे आपके, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन था, दूसरा था प्रोटॉन, और तीसरा क्या था, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर मास का बात करें, इन सब पे अभी इन सब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। एक क्या था आपका इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया, कौन से ईयर में हुआ, ये सारा हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि जो आपका एटम था वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल में उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। फंडामेंटल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज का बात करें, दोनों बैंड ये देते हैं, भी बात में करेंगे कि कैसे इसका चार्ज और मास निकाला गया। तो इसका जो चार्ज आया वो कितना था, -1.6 × 10⁻⁹ गुना। प्रोटॉन का एक सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन क्या था उसका पॉजिटिव, 1.6 × 10⁻⁹ गुना। और जो न्यूट्रॉन था वो न्यूट्रल था, यानी कि उसका चार्ज कितना था, 0 था। और जो मास था वो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, काफी छोटा मास है। जो आपका प्रोटॉन था वो 1.6725 × 10⁻⁻27 kg। जो आपका न्यूट्रॉन था उसका मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, कितना, 1.6784 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन तीनों पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ कि जो आपका एटम था, उस एटम को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो। तो इनका पोस्टुलेट था किसका, डाल्टन, जो डाल्टन ने अपना पोस्टुलेट दिया था कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये जाके यहाँ पर गलत साबित हो गया। कब, जब इन पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, इनका नाम फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल क्यों रखा गया, फंडामेंटल क्यों बोला गया, क्योंकि आपके जितने भी एटम हैं, अभी तक आपके पास 118 एटम तक का क्या हो गया, डिस्कवरी हो गया। उन सारे एटम्स में ये तीनों पार्टिकल रहेंगे, ये तीनों पार्टिकल के क्या रहेगा, वहां पर एग्जिस्टेंस रहेगा। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ है जो कि आपके न्यूक्लियस में लाई करते हैं। उनको हम लोग फंडामेंटल ना बोल के केवल क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जानते हैं। और वो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले आप फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एक करके उसका बात करेंगे। पहले डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेंगे, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेंगे, और सिर्फ जो जरूरी पॉइंट वगैरह इलेक्ट्रॉन से जुड़ा वो सारा कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद पर चलेंगे प्रोटॉन, उसके बाद तक चलेंगे किस पे, न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो यहाँ तक पहले आप लोग कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया किसने था, जे.जे. थॉमसन ने। जे.जे. थॉमसन ने इन 1897 में इसका डिस्कवरी किसने किया था, जे.जे. थॉमसन ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्या था, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, एक हार्ड ग्लास सिलेंडर ट्यूब अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल इलेक्ट्रोड। 2 मेटल इलेक्ट्रोड इसके ग्लास के अंदर रहेगा, जिसका लंबाई कितना, लगभग 50 सेंटीमीटर। और जिसके अंदर में उन्होंने वैक्यूम पंप से इसके अंदर में जो प्रेशर क्रिएट किया वो कितना क्रिएट किया, 10⁻⁴ atm। इसी को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया। अब क्या किया कि इससे एक बैटरी जोड़ा, इससे क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स है, बैटरी जोड़ा, जो कि क्या था, हाई पोटेंशियल बैटरी का। ठीक है। कितना, लगभग 10⁴ वोल्ट, यानी कि जो आपका अमाउंट था पोटेंशियल का वो काफी ज्यादा था, 10⁴ वोल्ट। ठीक है। इसका जो निगेटिव वाला टर्मिनल था बैटरी का, ये निगेटिव टर्मिनल, दूसरा वाला क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़े उसका नाम पड़ा एनोड, उस पे चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल जिससे जुड़े, जिस इलेक्ट्रोड से जुड़े उसका नाम क्या है, कैथोड, उस पर चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव। ये इनका पूरे एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप था। ठीक है। अब इतना करने के बाद उन्हें ऑब्जर्व किया, उनका जो ऑब्जर्वेशन था उनको दिखा क्या कि कुछ रेस थी जो कि नेकेड आई से नहीं दिखती थी। पूरा बात अच्छी तरीके से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि कुछ रेस थी जो कि कैथोड से निकली और किसकी तरफ मूव की, एनोड की तरफ। कैथोड से निकली और किसकी तरफ मूव की,
एनोड की तरफ। ये कब हुआ? जब बाहर से हाई पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पर बैटरी अप्लाई किया गया। ये जो रेस थी वो नेकेड आई से नहीं दिखी। कैसे दिखी? उन्होंने क्या किया कि कैथोड के पीछे वाले पोर्शन में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया। क्या लगा दिया? एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि किस मेटल का बना रहता है? वो जिंक सल्फाइड का रहता है। किसका रहता है? जिंक सल्फाइड। इसका खास बात क्या है कि जब भी इस पे कोई रेज आके कोलाइड करेगा, तो जहां भी कोई रेज कोलाइड करेगा वहां पर ब्राइट स्पॉट जनरेट करेगा। क्या हो जाएगा? एक ब्राइट स्पॉट का मतलब क्या होगा? वहां पर चमकेगा। ठीक है, एक चमक बन जाएगा जिससे आपको पता लगेगा कि कोई रेज आके वहां पर कोलाइड करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने देखा था कि कुछ रेज निकली थी। ये पूरा अप्लाई करने के बाद, पूरा सेटअप करने के बाद कुछ रेज कैथोड से निकली और किसकी तरफ गई थी? एनोड की तरफ गई। अब इनका जो ओरिजिन था वो कैथोड से था, इस नाते इस रेज का नाम क्या पड़ा? इन रेज का नाम पड़ा कैथोड रेज। क्या इसका नाम रखा गया? कैथोड रेज। ठीक है ना। अब जो आपका कैथोड रेज है, अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो आपका कैथोड रेज है उसका प्रॉपर्टी क्या था। और एक बात और आपको दिमाग में रख लेना कि जो आपका कैथोड रेज था दैट वाज नॉट इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज आपका इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है कि जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर आपका कैथोड रेज बना है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है आपका कैथोड रेज, उसको बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। लेकिन वो जानने से पहले हम लोग कैथोड रेज का प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जेम्स थॉमसन ने क्या किया था 1897 में। कैथोड रेज का डिस्कवरी हुआ और कैथोड रेज छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था, उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद अगले वाले पार्ट में हम क्या देखते हैं? इसका प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का डिस्कवरी कैसे हुआ और हम लोगों ने देख लिया कैसे जेम्स थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं उसके प्रॉपर्टीज के बारे में कि जो आपका कैथोड रेज है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज मैंने इधर लिख दिया है। मैं एक एक प्रॉपर्टीज को आप आराम से एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप लोग इसको अपना नोट्स में लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्पीड ऑफ 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकंड टू 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कैसे पता चलेगा कि जो आपका कैथोड रेज था वो स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करता था। तो उन्होंने किया क्या जेम्स थॉमसन ने कि इसी के बीच में इसी का जो पाथ था, इसका पाथ था, जो आपका ट्रैवलिंग पाथ हमेशा कैथोड रेज का, उसी के पाथ के बीच में उन्होंने एक रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है, उसी के पास के बीच में क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिए और पीछे जो आपका जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था वो तो लगा ही हुआ है। ठीक है, उसी पर जाके आपका स्पॉट जनरेट करेगा तो आपको पता लग जाएगा। तो हुआ क्या कि जितने हाइट का उन्होंने ऑब्जेक्ट रखा, उतने ही हाइट का क्या बन गया? उसका इमेज बन गया कहां पर? ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और इस इमेज को हम लोग बोलते हैं शार्प इमेज। जो आपका कैथोड रेज था वो कैसा इमेज बनाता था? शार्प इमेज जनरेट करता था, शार्प इमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने हाइट का आपका ऑब्जेक्ट था उतने ही हाइट का उसका क्या बनता था? इमेज बनता था। और ये तभी पॉसिबल है जो आपका रेज आ रहा था वो रेज कैसा मूव करे? एक दूसरे के पैरेलल रहे और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तभी क्या बना पाएगा? सेम हाइट का यहाँ पर क्या बना पाएगा? इमेज बना पाएगा। इससे आपका ये पहला बात प्रूव हुआ। जो आपका कैथोड रेज था वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता था और उसका स्पीड मीडियम कर दिया गया वो कितना था? 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकंड से 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जो कैथोड रेज आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, सो इट कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज, इट इज मेड अप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल व्हिच वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने अभी इसके पहले बताया है। क्या देख रहे हैं कि जो आपका कैथोड रेज था वो नेगेटिव वाले प्लेट से निकला था। कहां से निकला था? नेगेटिव वाले प्लेट से। और चूंकि उसका नाम कैथोड है इस नाते इसका नाम ही रख दिया गया था कैथोड रेज। ठीक है, तो जब इस पे नेगेटिव वाले से निकला था और किसकी तरफ मूव किया था? पॉजिटिव वाले प्लेट की तरफ मूव किया था, वो भी काफी स्पीड से। इसका मतलब जो भी ये रेज होगा उस पर चार्ज कैसा होगा? हम लोग जानते हैं ना कि जो आपका अपोजिट चार्ज होगा क्या करेगा? अट्रैक्ट करता है, और जो आपका सेम चार्ज होगा क्या करेगा? रिपल करेगा। तो ये पॉजिटिव की तरफ भागा था काफी स्पीड से, मतलब जो ये रेज होगा उस पर किस तरीके का चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसी तरह तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव किया था। तो जो कैथोड रेज है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल
के बना है, और वो जो छोटा पार्टिकल था उसका नाम क्या रखा गया था? इलेक्ट्रॉन। तो छोटे पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। ये जानना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। ये कैथोड रेज थे। कैथोड रेज आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या था? जिनसे मिल के आपका कैथोड रेज बना था, ठीक। अगला बात क्या है कि कैथोड रेज प्रोड्यूस ग्रीनिश येलो लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड। जब ये जाके जिंक सल्फाइड से कोलाइड करता था, यहाँ पर जो आपका कैथोड रेज था, जब जाके यहाँ पर कोलाइड करता था तो किस तरीके का कलर प्रोड्यूस करता था? ग्रीनिश येलो लाइट वहां पर क्या करता था? प्रोड्यूस करता था। वो आप नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि जो आपका कैथोड रेज है मैकेनिकल इफेक्ट, ये बात कैसे समझोगे? इसी के पास के बीच में आपको एक छोटा सा व्हील रखना है, इसी के पास के बीच में क्या रख दिया? छोटा सा व्हील रख दिया, ठीक है ना। तो देखा क्या गया कि जो आपका कैथोड रेज था इस व्हील को रोटेट कर दिया। जब शुरुआत में हमने रखा था, तो उस समय ये रोटेट नहीं कर रहा था, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पर बैटरी अप्लाई नहीं किया, लेकिन जैसे हमने बैटरी अप्लाई किया तब यहाँ से क्या प्रोड्यूस करना शुरू करेगा? कैथोड रेज। और जब कैथोड रेज आया तो जो इसके पास के बीच में आपने रखा था व्हील, उस व्हील को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। इसका मतलब इसके पास मैकेनिकल इफेक्ट शो करने का कैपेसिटी है, ठीक है। ये मैकेनिकल इफेक्ट क्या करता है? शो करता है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है कि कैथोड रेज रिलीज हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद मैटर। होना भी चाहिए। जो आपने ये व्हील रखा था, देखा क्या है कि कुछ देर बाद इसी व्हील का जो टेम्परेचर था वो पहले वाले टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो गया, यानी कि टेम्परेचर आपका इनहेंस हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज कर गया है, ठीक। तो इससे क्या पता लगा कि जो भी आपका कैथोड रेज था ये हीट इफेक्ट को भी जनरेट करता है, मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करेगा और हीटिंग इफेक्ट को भी शो करता है, ठीक। अगला क्या है कि दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन फॉइल ऑफ सॉलिड मटेरियल। अगर आप इसी के पास के बीच में अगर कोई एक फॉइल है, तो किसी मेटल का एक पतला सा फॉइल है, ठीक है, तो ये कैथोड रेज करेगा क्या? इसको पेनिट्रेट करके, पेनिट्रेट करने का मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे निकल जाएगा, एक साइड से दूसरे वाले साइड पर निकल क्रॉस करके निकल जाएगा। उसी फिनोमेना को लोग पेनिट्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो सॉलिड मटेरियल का जो आपका फॉइल था उसको ये पेनिट्रेट कर देता है। ये इसकी खूबी है, प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि इसके पास काफी हाई स्पीड रहता है, जिसके नाते इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। जब एनर्जी ज्यादा होगा तो आप यहाँ पर फ्राई करके निकल जाएगा। अगर बहुत पतला फॉइल लेगा तो निकल जाएगा, अगर ज्यादा थिनर करते जाएंगे, अगर उसको थिकर करते जाएंगे, थोड़ा मोटा करते जाएंगे तो ऐसा भी होता है कि कुछ देर बाद ना निकले। लेकिन अगर आपका एक फॉइल है और थोड़ा सा बहुत पतला है, थिन फॉइल है, तो क्या करेगा? उसको आसानी से पेनिट्रेट करके जो आपका कैथोड रेज होगा तो दूसरे साइड में निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी क्या देखा गया? ये सारा प्रॉपर्टी कर करके देखा गया, सारा जो फंक्शन जितना किया था एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कैथोड रेज रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, और यही से आप इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया था इस वाले प्रॉपर्टी को यूज करके कि जो आपका कैथोड रेज था वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में क्या कर जाता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब आप पहले समझिए कि यही जो आपका ट्यूब था, ध्यान देना सारे लोग, कि ऐसे आपका रेज जा रहा था, इसी के एक्रॉस जो आपका क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब था, इसी के एक्रॉस एक बार पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया। इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दो, इधर नेगेटिव टर्मिनल लगा दो बैटरी का। इधर नेगेटिव वाला सीधा, इधर क्या है? पॉजिटिव वाला। तो देखा क्या गया कि जो आपका कैथोड रेज था वो पॉजिटिव वाले साइड में, इधर पॉजिटिव वाला प्लेट था उसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, सीधा ना जाके, ट्रेवल ना करके सीधा स्ट्रेट लाइन में, तो क्या कर दिया? उसकी तरफ डिफ्लेक्शन शो कर दिया, ठीक है ना। तो इससे भी पता चलता है कि आपका कैथोड रेज का कैसा चार्ज है? नेगेटिव, क्योंकि ये मुड़ा किसकी तरफ था? पॉजिटिव वाले की तरफ, ठीक। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। ऐसे जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे इसी के क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या करोगे? यहाँ पर आप मैग्नेट लगा दो, एक तरफ कर दो साउथ वाला पोल, एक तरफ क्या कर दो साउथ, दूसरी तरफ क्या कर दो नॉर्थ वाला। तो देखा क्या गया कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे अप्लाई किया था, जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रॉन मूव किया था, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेंड कर जाएगा। अगर आप क्या लगा देंगे? मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे एक क्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब, तो ये वाला जो रेज था वो किसकी तरफ मुड़ गया था? नीचे की तरफ। अब इसके पहले ऊपर की तरफ गया था, ठीक है ना। तो आप जब मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, फिर भी क्या देखें कि जो आपका इलेक्ट्रॉन था, जो आपका कैथोड रेज था, वो डिफ्लेक्शन शो कर दिया। और इसी दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके बाद में
जे थॉमसन ने ही चार्ज बाई मास रेशियो निकाला था। इसके लिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो निकाला था, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि जो आपका कैथोड रेज है वो इंडिपेंडेंट है ऑन द गैस फील्ड इनसाइड द ट्यूब एंड मेटल्स ऑफ इलेक्ट्रोड। ये जानना, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ 4 पॉइंट लगा दे रहा हूँ। मतलब कि जो इसके अंदर में जो आपका कैथोड, जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, इसके अंदर में जो भी गैसियस मॉलिक्यूल आपने फिल किया था, उस गैसियस मॉलिक्यूल के नेचर पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा कौन, कैथोड रेज, ठीक है ना। और दूसरा कि कौन से मेटल का आपने यहाँ एनोड लिया है और कौन से मेटल का कैथोड लिया है, इस पर भी क्या रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। कैथोड रेज का ये प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं, बहुत आसान प्रॉपर्टी हो गई है कि अगर इसी के पाथ के बीच में जो आपका ट्रेवलिंग पाथ है जिसका कैथोड रेज का, अगर आप कोई हाई मास एटम, अगर हाई मॉलिक्यूलर मास शो करने वाला अगर कोई एटम जैसे आपका टंगस्टन हो गया, अगर उसका अगर आप यहाँ पर फॉइल रख दिए इसी के पाथ के बीच में, तो जब जाके आपका कैथोड रेज उससे कोलाइड करेगा तो वहां पर एक्सरे क्या करेगा, एक्सरे जनरेट करेगा। क्या करेगा, एक्सरे का जनरेशन करेगा। अगर आप हाई मॉलिक्यूलर मास वाला किसी मेटल का अगर फॉइल इसके पास के बीच में रख देंगे तो एक्सरे का क्या करेगा, जनरेशन करेगा। ये वाला पॉइंट आप इसके नीचे लिख सकते हैं, 9th वाला पॉइंट, ठीक है ना। कि जब आपका कैथोड रेज जाके कोलाइड करेगा इस पे तो क्या करेगा, वहां पर एक्सरे का प्रोड्यूसिंग करेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कैसे पता किया गया, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे पता किया गया, और एक होता है चार्ज बाई मास रेशियो। चार्ज बाई मास रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जानते हैं, तो आपको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। इन सारे चीजों के बारे में आगे हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आगे उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद ये थॉमसन ने फिर क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट किया, जिसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जानते हैं। ई का मतलब होगा चार्ज और एम का मतलब क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो रेशियो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके वहां से जनरेट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, ठीक है। वाक्य पूरा का पूरा सेटअप है आपका जो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला था। फिर उन्होंने क्या किया, किसी के जस्ट पीछे लगा दिया जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंस स्केल। ध्यान सारे बच्चे इसको देखेंगे क्योंकि ये वाला जो कैलकुलेशन है बहुत कम ही बुक में दिया हुआ है। सारे बुक में जो करता क्या नॉर्मली कि चार्ज बाई मास रेशियो का वैल्यू खाली लिख के चला जाता है, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट किया गया वो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि इसी प्रेसिडेंट उठा के जाके यहाँ पर रख दिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका कैथोड है वो कैसे ट्रेवल करेगा, स्टेट टाइम में ट्रेवल करेगा। कब तक ट्रेवल करेगा, जब तक इसको डिफ्लेक्ट करने वाला कोई आप बाहर सोर्स ना लगाओ। मतलब अगर इसके पास के बीच में आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं तो आपका जो भी रेज होगा वो कैसे मूव करेगा, स्टेट टाइम में मूव करेगा, ठीक है। तो जब आपने अप्लाई नहीं किया था किसी तरीके का डेविएट करने वाला सोर्स इसको कैथोड रेज को, उस समय जो एक रेज गया कोलाइड किया कहां पर, फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर, उसका हमने नाम रख दिया पॉइंट ए, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि इसी पाथ के अलॉन्ग हमने क्या लगा दिया, एक बार उन्होंने लगाया इधर लगा दिया पॉजिटिव प्लेट और दूसरी साइड पे लगा दिया नेगेटिव प्लेट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर दिया, जनरेशन कर दिया। और एक बात आप लोग जानते रहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब भी कहीं चार्ज का सेपरेशन होगा तो वहां पर क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर कहां तक होता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि इस तरीके का होगा। कैसा होगा, बोर्ड पर ही होगा, इसी व्हाइट बोर्ड पर होगा, लेकिन क्या होगा नीचे वाले डायरेक्शन में अर्थ की तरफ होगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं कैपिटल ई से, जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आपको फिर से पढ़ाया गया होगा। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे इसके अलॉन्ग, अब तो आपका जो रेस था वो तो पक्का आपका स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, क्या करेगा, बेंड कर जाएगा। और बेंड कौन सा डायरेक्शन में करेगा, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, इसकी तरफ बेंड करेगा, इस पे चार्ज कैसा करता है नेगेटिव, तो बेंड किसी तरफ करेगा, पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में। तो क्या करेगा, थोड़ा सा अपने पास से क्या कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा। ध्यान देंगे सारे बच्चे, कहाँ जाकर टकरा गया, इस बार कोलाइड किया पॉइंट बी पर, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के और उसके बाद इसी के अलॉन्ग क्या लगा दिए, मैग्नेटिक फील्ड। इसी के अलॉन्ग क्या लगा दिए, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे लगाए, बार मैग्नेट की हेल्प से हम जानते हैं, कोई भी अगर आप बार मैग्नेट लोगे तो एक साइड होता है नॉर्थ, दूसरा साइड होता है साउथ, ठीक है। तो 3 बार मैग्नेट लगाए,
लेकिन बार क्या लगा दिया उन्होंने, मैग्नेट लगाया कुछ इस तरीके से, एक ये है, दूसरा ये था, एक तीसरा ये था। तो यहाँ पर किसी एक में आएगा आपका नॉर्थ या साउथ पोल, ऐसे सेम यहाँ आएगा नॉर्थ या साउथ पोल, और इसको इस तरीके से रखा, जैसे हमने मार्कर पकड़ा है इसको इससे घुमा चले जाएगा और ऐसे करके एक बोर्ड के अंदर चला जाएगा। तो ये वाला जो मार्कर था कहाँ चला जाएगा, इनसाइड द बोर्ड, तो ये वाला कहाँ रहेगा, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर मानते हैं थोड़ा किसी को फिगर में हम लोग दिखाएं तो कैसे हो जाएगा, थोड़ा इस तरीके से समझिएगा। कुछ इस तरीके का, अगर ये साउथ वाला रहा होगा तो ये वाला क्या है, नॉर्थ वाला, इनसाइड द बोर्ड। अब इसका भी जो डायरेक्शन होता है कैसा होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग कैपिटल बी से लेते, वो क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसका भी क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ से क्या होगा, डायरेक्शन होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बोर्ड के अंदर इसको रखोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, यही तो होगा ना, यहाँ से लेके बाहर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या था, ऑन द बोर्ड के नीचे की डायरेक्शन में। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच में डायरेक्शन कितना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसके नाते क्या होगा, अभी तो खाली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, लेकिन क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस समय जो आपका रेस था वो भी तो बेंड कर जाएगा, अभी तो हमने देखा था इसकी प्रॉपर्टीज में कैथोड रेस के, लेकिन वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था उसके जस्ट अपोजिट में क्या करेगा, आगे कोलाइड करेगा। तो आगे कहां कोलाइड किया, मान लेते हैं कि पॉइंट सी पर आगे कोलाइड करेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब अगले बार क्या किए, एक यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं कि ये कितना डेविएट करेगा, जो आपका ये कैथोड रेस था वो कितना डेविएट करेगा, वो शायद 2-3 बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो चार्ज कितना है कैथोड रेस पर, दूसरा कितना मास होगा, जो आपके पार्टिकल से मिलकर बना होगा उसका कितना मास होगा, और तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसका कितना स्ट्रेंथ आपने अप्लाई किया है। इन 3 बातों पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितना ये डेविएट किया अपने मेन पाथ से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, सबसे लास्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया कि एक ही साथ दोनों अप्लाई कर दिए, एक ही साथ दोनों अप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ दोनों अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ प्लेट भी लगा दिया, पॉजिटिव था, इधर क्या था, नेगेटिव प्लेट, और इसका जो डायरेक्शन था क्या था, डाउन टू द बोर्ड था, नीचे की तरफ था, और इसका जो डायरेक्शन था कैसा था, ऐसा। तो जो आपका डायरेक्शन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड में वो किसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा हुआ क्या कि इन दोनों का स्ट्रेंथ ऐसा उन्होंने पुट किया, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे, कैथोड पर, रेस पर, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था वो भी कैथोड रेस पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। दोनों के फोर्स को वैल्यू को बराबर करवा दिया, और कैथोड रेस आपका वही जाके फिर से कोलाइड करने लगा जहां शुरुआत में करता था, जब आपका अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड था। तो इससे क्या होगा कि दोनों का फोर्स उन्होंने बराबर कर दिया, और दोनों के फोर्स के वैल्यू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों वैल्यूज को एक साथ कर दिया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या था, आपका अननोन था। और जब ये डेटा कैलकुलेट के बाकी सारा वैल्यू क्या था, गिवन वैल्यू था, तो उसके बाद इसका एक फिक्स वैल्यू आ गया, जिसका नाम क्या है, चार्ज बाई मास रेशियो, जिसका नाम क्या है, चार्ज बाई मास रेशियो। और ये जो वैल्यू आया था वो वैल्यू कितना आता है, 1.788 into 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ये था चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ कैथोड रेस। तो ये जो आपका चार्ज बाई मास रेशियो कैथोड का है, ये 2 बातों पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा, किस पर, कि कौन सा गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में फिल किया था, और दूसरा कौन से मेटल का आपका एनोड बना या कैथोड बना, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने चार्ज बाई मास रेशियो निकाल दिया, किसने, जे थॉमसन ने निकाला था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद मिल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम रखा गया मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से पता कर लिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एक्सपेरिमेंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसका एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा हूँ, सीधा उसका डेटा बता रहे हैं। इन्होंने यहाँ से चार्ज पता कर लिया, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना होता है, कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ गुना
वो भी नेगेटिव सेंस में होता है। नेगेटिव सेंस में इसका चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻90 कूलम। तो मिल्टन ने पता किया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज बाई मास रेशियो पता किया था किसने, जे थॉमसन ने। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से हम लोग मास पता कर सकते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का। कैसे, अगर आप चार्ज में जाके चार्ज बाई मास रेशियो से डिवाइड कर दो, अगर चार्ज में जाके चार्ज बाई मास रेशियो से डिवाइड कर दो तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या मास, जो मास था वो मास किसका रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, कितना आएगा, चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻90 और चार्ज बाई मास रेशियो कितना है 1.788 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से वैल्यू आएगा 0.91 × 10⁻⁻ माइनस कितना आ जाएगा 27 ग्राम। थोड़ा और सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम, अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक